अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए ऑनलाइन बहुत सारा मटेरियल ऑलरेडी अवेलेबल है। लेकिन ये मटेरियल दो तरीके के होते हैं, एक वो जो आपको आपके गोल तक लेकर जाता है और दूसरा वो जो आपको वहीं पर गोल 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 घुमाता रहता है। तो डिपेंड आप पर करता है कि आपको कौन सा मटेरियल चूज करना है। एमएम एकेडमी ऐप ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको हाईएस्ट क्वालिटी कंटेंट के जो वीडियोस है वो देखने को मिलेंगे, जहां पर मेरे द्वारा बहुत सारे कोर्सेज आपके लिए लाए जा रहे हैं। जैसे कि मॉडर्न हिस्ट्री का कोर्स ऑलरेडी कंप्लीटली अवेलेबल है, उसी के साथ साथ पॉलिटी का कोर्स चल रहा है, एथिक्स का कोर्स चल रहा है, करंट अफेयर का कोर्स चल रहा है और आने वाले दिनों में और भी सारे कोर्सेज जो है जैसे कि ज्योग्राफी, इकोनॉमी, एनवायरमेंट, बहुत सारे कोर्सेज आपके लिए आने वाले हैं और ये कोर्सेज हाईएस्ट क्वालिटी के रहेंगे जो आपको आपकी प्रिपरेशन में काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो आप एमएम एकेडमी ऐप को डाउनलोड कीजिए और जो डेमो लेक्चर्स है उन्हें एक बार देखिए। उसी के साथ साथ आपको प्रिपरेशन में हेल्प करने के लिए जो पीडीएफ है वो भी अवेलेबल रहेगी, जहां से आप रिवाइज कर सकते हो, क्योंकि रिवीजन ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। और एमएम एकेडमी ऐप ये पहला प्लेटफॉर्म है जहां पर स्टूडेंट्स के साथ इंडिविजुअली मैं लाइव इंटरेक्ट करता हूं, जहां पर उनके जितने भी डाउट्स होंगे, भले वो एकेडमिक हो या पर्सनल हो, वो सब मैं सॉल्व करता हूं। तो जल्द से जल्द डाउनलोड कीजिए एमएम एकेडमी ऐप और वीडियोस को एंजॉय कीजिए। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। आज हम 20 जून का जो एनालिसिस है वो देखने वाले हैं। आज का जो लेक्चर है काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि इसमें हम जो चाइना बॉयकॉट चाइना ये ट्रेंड चल रहा है, तो इससे कितना फ़ायदा हो सकता है या कितना नहीं हो सकता है, इसे हम एक इंटेलेक्चुअल पॉइंट ऑफ व्यू से देखने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। इस वीडियो को आपके सामने प्रेजेंट करूँगा मैं, मयूर मोगरे। अनअकॅडमीवर सुरू झालेली आहे नवीन बॅच आणि STI, PSI, ASO जी एक्झाम आहे त्यासाठी जर तुम्ही प्रिपरेशन करत आहात तर 1 जूनपासून नवीन बॅच सुरू होत आहे आणि ज्यामध्ये तुम्हाला सगळेच सब्जेक्ट जे आहे ते कव्हर केल्या जाणार आणि त्याचबरोबर जे इंट्रॅक्शन आहे ते सुद्धा तुमचं प्रॉपर प्रकारे होणार। जे पण तुमचे डाऊट्स आहेत ते क्लिअर होऊन जाणार। तर तुम्ही बघू शकता, पॉलिटी असो, जिओग्राफी असो, हिस्ट्री असो, इकॉनॉमिक्स असो, जनरल सायन्स असो, इंग्लिश ग्रामर असो, मराठी ग्रामर असो, मॅथ्स असो, रिझनिंग असो, जितके पण तुम्हाला सब्जेक्ट्स असतील ते सगळे यामध्ये कव्हर होऊन जाणार आणि तुमचं सिलेक्शन जे आहे ते 100% होणार। तर लवकरात लवकर एनरोल करा या बॅचमध्ये। तुम्हाला EMI ऑप्शन जे आहे ते सुद्धा अवेलेबल आहे। तर EMI ऑप्शन थ्रू तुम्ही इथे पे करू शकता आणि जेव्हा तुम्ही पे कराल तेव्हा MMBEAN हा कोड तुम्ही नक्की वापरा। जेव्हा हा तुम्ही कोड वापराल तर तुम्हाला 10% डिस्काउंट जे आहे ते मिळून जाईल। तर लवकरात लवकर सबस्क्राईब करा अनअकॅडमीला आणि बॅचला जॉइन करा। सबसे पहले मैप बेस्ड एक्सरसाइज देखते हैं। तो यहाँ पर आपको ये वाला जो माउंटेन है, ये माउंटेन का नाम क्या है ये आपको बताना है। यहाँ पर देखिए आपको नेपाल जो है वो नज़र आ रहा है। अब यहाँ पर बट ऑब्वियस है कि ये जो माउंटेन है ये आपको अच्छे तरीके से पता चल गया होगा। तो ये माउंटेन कौन सा है ये आप बताइए कमेंट सेक्शन में। उसी के साथ साथ आप ये जो रिवर है, इस रिवर के बारे में भी ज़रूर बताइए, जो यहाँ पर यू टर्न मार रही है। ठीक है, तो ये रिवर के बारे में भी ज़रूर बताइए और जो भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको इस एरिया के बारे में होगी उस इन्फॉर्मेशन के बारे में लिखिए और फिर वीडियो को रिज्यूम कीजिए। आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो। PDF और वीडियो अपडेट्स के लिए आप मुझे टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हो। लिंक सभी की डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। तो चलिए एक्सप्लेन सेक्शन पर आते हैं। यहाँ पर एक्सप्लेन सेक्शन में देखिए, चाइना ट्रेड बैन ये एक बैड आइडिया क्यों है, ये यहाँ पर ये आर्टिकल बात कर रहा है। काफ़ी सारे पहलुओं के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। उसी के साथ साथ यहाँ पर सोल्जर जो है LAC पर ये यहाँ पर कैरी कर रहे होते तो यहाँ पर उन्होंने फायर जो है वो क्यों नहीं किया, ओपन फायर जो है वो क्यों नहीं किया, ये यहाँ पर ये आर्टिकल के ज़रिए हम काफ़ी सारी चीज़ें देखेंगे। उसी के साथ साथ यहाँ पर ये परफेक्ट स्टॉर्म, इसके बारे में यहाँ पर बात की गई है। अ परफेक्ट स्टॉर्म, तो यहाँ पर बेसिकली क्या बात की जा रही है, सुशांत सिंह राजपूत जो है उन्होंने हाल ही में सुसाइड किया, तो उसी के चलते यहाँ पर मेंटल हेल्थ जो है उसके बारे में आर्टिकल बात कर रहा है। तो 4 ऐसी चीज़ें यहाँ पर हमें देखने को मिलेगी जो हमें यहाँ पर करनी चाहिए। तो वो 4 चीज़ें कौन सी है वो हम जानने की कोशिश करेंगे। उसी के साथ ये वाला जो आर्टिकल है, ये वाला जो आर्टिकल है, इन सभी आर्टिकल्स को हम डिटेल में कवर करेंगे। और उसी के साथ साथ यहाँ पर माइग्रेंट वर्कर जो है क्या किया जाना चाहिए उसके बारे में आर्टिकल बात कर रहा है, तो उसके बारे में देखेंगे। यहाँ पर फेस ऑफ जो है गालवान वैली पर, उसके बारे में आर्टिकल बात कर रहा है। अब देखिए, गालवान वैली के बारे में हमने काफ़ी सारी चीज़ें ऑलरेडी देखी हुई है, तो ये सारे जो आर्टिकल्स हैं हम ये कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम चाइना ट्रेड बैन जो है उसके बारे में देखते हैं कि ये बैड आइडिया क्यों है, क्यों यहाँ पर इस तरीके की बात यहाँ पर ऑथर ने की है, उसे हम समझने की कोशिश करते हैं। अभी देखिए, जब से जो कॉन्फ्लिक्ट है वो चल रहा है चाइना के साथ,
तब से ही जो बॉयकॉट चाइना ये ट्रेंड हमें देखने को मिल रहा है। अब जब हम बॉयकॉट चाइना के ट्रेंड के बारे में बात करते हैं तो हमें समझना बहुत ज़रूरी है कि अगर हम यहाँ पर बॉयकॉट कर देते हैं तो फिर किस तरीके से इम्पैक्ट कर सकता है। मतलब यहाँ पर चाइना जो है उसे हम बॉयकॉट करके अगर एक लेसन टीच करना चाहते हैं तो किस तरीके से ये काम आ सकता है, किस तरीके से काम ये हो सकता है, तो इसके बारे में यहाँ पर हम अच्छी तरीके से समझते हैं। सबसे पहले तो यह है कि ये एक बैड आइडिया है। बैड आइडिया क्यों है? क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें इसके रिगार्डिंग हमें जानने को मिलती है। सेवरल फैक्टर्स है इसके पीछे, जिससे कि हम ये बोल सकते हैं कि अगर हम बैन करते हैं चाइना के साथ ट्रेड तो एक बैड आइडिया रहेगा। पहला तो यह है कि एक जो तर्क दिया जा रहा है कि जो ट्रेड डेफिसिट है वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा है। ट्रेड डेफिसिट मतलब क्या है कि हम यहाँ पर कुछ चीज़ें, मतलब यहाँ पर आप समझ लीजिए इंडिया है, यहाँ पर है चाइना, तो चाइना को हम कुछ चीज़ें जो है वो एक्सपोर्ट कर रहे हैं, हमारी तरफ से एक्सपोर्ट हो रहा है, और कुछ चीज़ें हम यहाँ पर इंपोर्ट कर रहे हैं। अब चाइना से जो हम यहाँ पर इंपोर्ट कर रहे हैं वो काफ़ी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू चाइना से जो हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। इसके वजह से क्या होता है, इसके वजह से ट्रेड डेफिसिट क्रिएट होता है। क्योंकि जब भी हम चाइना को एक्सपोर्ट करते हैं तो चाइना हमें क्या देगा, पैसा देगा, मतलब हमारे पास पैसा यहाँ पर आएगा। लेकिन जब हम चाइना से इंपोर्ट कर रहे हैं तो हम चाइना को पैसा दे रहे हैं, मतलब हमारे पास से जो रुपया है वो क्या जाएगा, निकल जाएगा। तो मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, जब हमारे पास से पैसा जा रहा है इसका मतलब क्या है कि हम पैसा खो रहे हैं, है ना। तो इसीलिए ये जो है ये रुपया जाना ये ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू रुपया आना, तो इसीलिए यहाँ पर डेफिसिट जो हमें देखने को मिलता है। तो ट्रेड डेफिसिट जो है इसके रिगार्डिंग बोला जा रहा है कि इतना ज़्यादा ट्रेड डेफिसिट है हमारा चाइना के साथ, तो इसीलिए हम अगर यहाँ पर बॉयकॉट करते हैं तो हमारा ट्रेड डेफिसिट कम हो सकता है। तो क्या यहाँ पर ट्रेड डेफिसिट अगर कम होता है तो हमें फ़ायदा मिलेगा? तो पहला पॉइंट वही है कि ट्रेड डेफिसिट जो है नेसेसरीली ये ख़राब चीज़ नहीं है। अगर हम यहाँ पर टॉप 25 कंट्रीज़ देखते हैं जिसके साथ इंडिया ट्रेड करता है, तो भारत का ट्रेड सरप्लस यूएसए के साथ है, यूके के साथ है, नीदरलैंड के साथ है। मतलब क्या है कि हम यहाँ पर जो यूएसए हैं उनको ज़्यादा बेचते हैं, ज़्यादा एक्सपोर्ट करते हैं रदर देन उनसे जो इंपोर्ट करते हैं। तो हमें प्लस में हमारा जो रुपया है वो देखने को मिलता है, ट्रेड सरप्लस हमें देखने को मिलता है। वही अगर हम ट्रेड डेफिसिट की बात करें तो बाकी 22 कंट्रीज़ के साथ हमारा ट्रेड डेफिसिट देखने को मिलता है। ठीक है, यहाँ पर हमें फ्रांस, जर्मनी, नाइजीरिया, साउथ अफ्रीका, यूएई, कतार, रशिया, साउथ कोरिया, जापान, वियतनाम, इंडोनेशिया, ये सब कंट्रीज़ देखने को मिलते हैं जिनके साथ हमारा ट्रेड डेफिसिट है। अब दोनों कंट्रीज़ को अगर हम देखें तो आप अच्छी तरीके से देखिए, जिन कंट्रीज़ के साथ हमारा ट्रेड सरप्लस है, क्या वो कंट्रीज़, मतलब हमारा ट्रेड सरप्लस है, हम उनसे ज़्यादा एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो क्या वो कंट्रीज़ हमारे बहुत पीछे हैं? आप यूएसए देख लो, है ना। और ऐसी कंट्रीज़ जिनके साथ हमारा ट्रेड डेफिसिट है, क्या हम उनसे बहुत पीछे हैं? जी नहीं, ये जो कंट्रीज़ हैं हमारे पीछे हैं। तो इससे हमें पता चलता है कि भैया ट्रेड डेफिसिट जो है उससे इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। जी हाँ, बिल्कुल पड़ता है, लेकिन नेसेसरीली बैड नहीं है ऐसा बोला जा रहा है। ट्रेड डेफिसिट जो है वो नेसेसरी नहीं है कि बैड है, और अगर ट्रेड डेफिसिट है इसका ये मतलब नहीं कि वो कंट्री जो हमारे बहुत आगे हैं। तो इससे हम ये तर्क नहीं लगा सकते हैं। ट्रेड डेफिसिट डजंट नेसेसरली मीन दैट इंडियन इकोनॉमी इज वर्सन ऑफ दैन साउथ अफ्रीका, है ना। साउथ अफ्रीका के साथ भी हमारा जो देखने को मिलता है, साउथ अफ्रीका के साथ ट्रेड डेफिसिट है, लेकिन क्या उससे ख़राब हमारी इकोनॉमी है? बिल्कुल नहीं। ट्रेड डेफिसिट चाइना के साथ है, इसका ये मतलब है कि इंडियन जो है ज़्यादातर चाइनीज़ प्रोडक्ट जो है वो बाय कर रहे हैं। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे एट वन लेवल नो कंट्री सेल्फ सफिशिएंट, कोई भी कंट्री जो है वो सेल्फ सफिशिएंट नहीं हो सकती है कि भाई यहाँ पर सेल्फ सफिशिएंट है, उसको दूसरी कंट्रीज़ की ज़रूरत ही नहीं है, उसको दूसरी कंट्रीज़ के साथ ट्रेड करना ही पड़ता है, उसको दूसरी कंट्री से प्रोडक्ट बाय ही करना पड़ता है। अब यहाँ पर यह है कि जब हम ट्रेड डेफिसिट रख रहे हैं, मतलब ज़्यादातर इंडियन जो है वो बाय करने की कोशिश कर रहे हैं, उनको वहाँ के जो प्रोडक्ट्स हैं वो यहाँ पर अच्छे लग रहे हैं, यही चीज़ हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। दूसरी चीज़ यहाँ पर अगर हम देखें तो हमें देखने को मिलता है कि इंडियन पुअर जो है उनको वर्स्ट हिट करेगा। जो इंडिया में गरीब लोग रहते हैं उनको यहाँ पर वर्स्ट हिट करेगा। यहाँ पर इंटेलेक्चुअल जो है, जो इसी कमरे में बैठकर यहाँ पर तो बोल रहे हैं कि भैया बॉयकॉट कर देते हैं चाइना को, नहीं चाइना के प्रोडक्ट जो हमें नहीं लेने चाहिए, ये सब नहीं होना चाहिए, वो सब नहीं होना चाहिए। लेकिन वर्स्ट हिट कौन होगा यहाँ पर, वो भी देखने की ज़रूरत है। यहाँ पर पुअरेस्ट जो कंज्यूमर है वो यहाँ पर वर्स्ट हिट हो सकता है अगर ट्रेड बैन हम यहाँ पर करते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, अब आप फॉर एग्जांपल फ़र्ज़ कीजिए कि एक एप्पल का मोबाइल है जो यहाँ पर हम कंसिडर ऐसा करते हैं, ठीक है, भले ही उसमें कुछ प्रोडक्ट चाइना का होगा, लेकिन हम कंसिडर ऐसा करते हैं जो एप्पल का मोबाइल है वो यहाँ पर यूएसए से आ रहा है, ठीक है, हम कंसिडर कर रहे हैं यूएसए से आ रहा है। उसकी कीमत क्या है? उसकी कीमत यहाँ पर हमें देखने को मिलती है फॉर से 50,000 मिनिमम, है ना, एकदम ही वाला मॉडल अगर ले। उसी के साथ साथ अगर हम इंडिया का मोबाइल लेते हैं तो इंडिया का जो मोबाइल है वो अगर चाइना का उसमें कुछ भी नहीं रहता है तो बट ऑब्वियस है कि उसका प्रोडक्ट वो जो है वो 15,000 का हो जाएगा। अब यहाँ पर हम चाइना के मोबाइल की बात करते हैं। चाइना का मोबाइल जो है वो यहाँ पर हमें 5,000 से लेकर 10,000 रुपये के बीच में देखने को मिलता है।
अब एक ऐसा इंसान जो एक गरीब इंसान है वो कौन सा अफोर्ड कर पाएगा, वो ये तो अफोर्ड ही नहीं कर पाएगा। यहाँ पर अगर उसमें इसमें और इसमें चॉइस मिलती है और ये नहीं परचेस कर सकता है तो उसे ज़्यादा पैसा खर्च करके ये मोबाइल लेना पड़ेगा। तो ऐसे सिनारियो में क्या हो सकता है कि पुअरेस्ट कंज्यूमर जो है काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट हो सकता है। जो एसी की बात कर लीजिए, एसी अगर आप देखोगे तो जो 60% जो कंप्रेसर होता है वो हम चाइना से लेते हैं, जिससे उसकी कीमत जो है वो कम हो जाती है। लेकिन वही अगर हम चाइना से ना ले, इंडिया से ले या फिर दूसरे कंट्री से यहाँ पर मंगाए, तो फिर यहाँ पर एसी की जो कीमत है वो भी यहाँ पर बढ़ जाएगी। मतलब आज जो हमें 20,000 रुपये का अगर मिल रहा है तो वो उसकी कीमत 50,000 हो जाएगी। तो फिर मतलब एक जो गरीब इंसान है जो यहाँ पर एसी ये कीमत में अफोर्ड कर पा रहा था, अब उसे ये कीमत जो है अफोर्ड नहीं कर पाएगा, तो उसके पास वो एसी नहीं आ पाएगा। तो ऐसे सिनारियो में क्या होगा कि जब भी हम चाइना के प्रोडक्ट्स को बैन करके दूसरे प्रोडक्ट्स लेते हैं, क्योंकि देखिए पूरा ऐसा कभी नहीं होता है, अगर यहाँ पर मेड इन इंडिया भी है उसमें कोई ना कोई पुर्जे जो रहेंगे वो चाइना से मंगाए हुए रहेंगे, और चाइना से मंगाने की वजह से ये जो मेड इन इंडिया हो रहा है ये यहाँ पर सस्ता नज़र आएगा। लेकिन यही अगर पुर्जे हम चाइना से नहीं मंगाते, कोई और कंट्री से मंगाते हैं, तो ये जो मेड इन इंडिया प्रोडक्ट है महंगा हो जाएगा, जिसकी वजह से जो कंज्यूमर्स है उन पर ज़्यादा अफेक्ट जो है वो पड़ सकता है। इसलिए कंप्लीट बैन अगर हम करते हैं चाइनीज़ इंपोर्ट का तो ये काफ़ी ज़्यादा हर्ट कर सकता है, बिजनेसेस को भी हर्ट कर सकता है, जो कि ऑलरेडी यहाँ पर सर्वाइव करने में काफ़ी प्रॉब्लम उनको हो रही है। अब ऐसा क्यों होगा, बट ऑब्वियस है कि यहाँ पर क्या हो रहा है कि बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर जो लोग हैं, मतलब यहाँ पर जो बिजनेसमैन हैं, उन्होंने ऑलरेडी चाइना से जो प्रोडक्ट्स है परचेस करके रखे हैं। अब यहाँ पर अगर ऐसा होता है कि हम चाइना के प्रोडक्ट्स नहीं खरीदेंगे तो वो जो यहाँ पर इंडियन मार्केट ने खरीद के रखा है उनका क्या होगा, उनके जो प्रोडक्ट उन्होंने खरीद के रखे हैं उसका क्या होगा, है ना। तो यहाँ पर आप देख सकते हो किस तरीके से पूरा सिनारियो यहाँ पर है। चार्ट जो यहाँ पर दिया हुआ है कि इलेक्ट्रॉनिक मशीनरी देख लीजिए, न्यूक्लियर रिएक्टर, बॉयलर देखा, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर, आयरन एंड स्टील, तो सब आप देख लीजिए किस तरीके से यहाँ पर हो रहा है। टोटल इंपोर्ट फ्रॉम चाइना इतना हमें देखने को मिल रहा है, और इंडिया किस तरीके से खेल रहा है ये यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है। तो बेसिकली अगर देखा जाए तो ये है कि अगर हम ब्लैंकेट बैन करते हैं इंपोर्ट का तो बिजनेसेस को हर्ट करेगा जो ऑलरेडी यहाँ पर स्ट्रगल कर रहे हैं, है ना, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी यहाँ पर ख़रीद लिए हैं, जो प्रोडक्ट्स है वो ऑलरेडी ख़रीद लिए हैं। तो ऐसे सिनारियो में क्या होगा, ऐसे सिनारियो में और प्रॉब्लम हो सकता है। उसी के साथ साथ यहाँ पर चाइना की अगर हम बात करें तो चाइना को बहुत ज़्यादा हर्ट कर देगा क्या। तो यहाँ पर कुछ आर्ग्यू कर रहे हैं कि चाइना जो है वो यहाँ पर हो सकता है, मतलब उसे हर्ट हो सकता है। लेकिन अगर फैक्ट देखा जाए तो चाइना अकाउंट्स फॉर ओनली 5% ऑफ इंडियाज़ एक्सपोर्ट। ऐसा बोला जा रहा है कि 2% ही होता है, 3% ही होता है, लेकिन अगर नॉर्मली देखा जाए तो 5% हम कंसिडर कर सकते हैं, 5% है ना। अब यहाँ पर आप देखोगे इंडिया का जो एक्सपोर्ट है, चाइना का एक्सपोर्ट जो है तो ओवरऑल एक्सपोर्ट अगर देखा जाए तो 5% है ऑफ इंडियाज़ एक्सपोर्ट, है ना, और 14% इंडिया का इंपोर्ट हमें देखने को मिलता है। तो ऐसे सिनारियो में आप देखो तो किसको ज़्यादा हर्ट होगा, चाइना को ज़्यादा हर्ट होगा क्या, नहीं होगा। चाइना यहाँ पर अगर देखा जाए तो इंडिया से सिर्फ 1% ऑफ द टोटल इंपोर्ट जो है वो इंपोर्ट कर रहा है। चाइना जो इंपोर्ट कर रहा है ओवरऑल, तो इंडिया का सिर्फ 1% इंपोर्ट है ना, और उसी के साथ साथ चाइना जो एक्सपोर्ट कर रहा है वो भी कोई इतना ज़्यादा नहीं है। तो चाइना यहाँ पर बेसिकली सिर्फ 3% जो मार्केट है वो लूज़ कर देगा अगर ये होता भी है तो। लेकिन ऐसा भी बोला जा रहा है कि ये इंडिया ने जो कदम उठाया हुआ है, मोस्ट ऑफ द कंट्रीज जो है वो चाइना के अगेंस्ट में है, और इसीलिए इंडिया ने जो ये कदम उठाया तो बाकी कंट्रीज़ भी उठा सकते हैं, उससे चाइना को बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ सकता है। तो ये भी चीज़ हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। अब यहाँ पर आप देखोगे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ तो ये है कि इंडिया यहाँ पर एक पॉलिसी अच्छी खासी लूज़ कर देगा। मतलब क्या है, मतलब कि इंडिया की एक रिलायबिलिटी चली जाएगी। बहुत सारी जो बाहर की कंट्रीज़ है उनको क्या लगेगा कि भैया यहाँ पर तो कभी भी सेंटीमेंट आ गए तो यहाँ पर प्रॉब्लम हो जाएगा, तो हम यहाँ पर ज़्यादा इंडिया पर डिपेंडेंट नहीं रहते हैं, इंडिया पर डिपेंडेंट होना छोड़ देंगी दूसरी कंट्रीज़, है ना, कि भैया नहीं, हमें ये मार्केट जो है ऐसे ही रखो, बाकी मार्केट जो है उस पर कैप्चर करो, क्योंकि इंडिया में अगर सेंटीमेंट चले गए हमारे ऊपर कभी ऐसा हुआ तो भैया ये छोड़ देगा, है ना। तो ऐसा हमें यहाँ पर देखने को मिल सकता है। यहाँ पर राइजिंग टैरिफ म्यूचुअली अश्योर्ड डिस्ट्रक्शन, ये भी यहाँ पर है, म्यूचुअली अश्योर्ड डिस्ट्रक्शन है। अगर आप टैरिफ यहाँ पर बढ़ाते हो तो म्यूचुअली यहाँ पर जो डिस्ट्रक्शन है वो हो सकता है। तो इसीलिए फर्स्ट थिंग हमें यहाँ पर जानना ज़रूरी है कि बॉर्डर डिस्प्यूट जो चल रहे हैं ये वर्स हो सकते हैं अगर ऐसे कोई जो फाइनेंशियल कैपेबिलिटीज़ है वो अगर प्रॉब्लमेटिक आ जाए, क्योंकि जो कंट्रीज़ है वो एक दूसरे पर वार नहीं करती, क्योंकि फाइनेंशियल एक दूसरे पर डिपेंडेंट होती है। अगर ये डिपेंडेंसी चली जाए तो फिर तो हमें फुल फोर्स वॉर जो है वो भी देखने को मिल सकता है। तो ये चीज़ें हमें यहाँ पर देखने को मिलती है ना। बॉर्डर डिस्प्यूट इनटू ट्रेड वॉर, या अनलाइकली टू सॉर्ट द बॉर्डर डिस्प्यूट को ये सॉल्व नहीं करने वाला है। ये जो ट्रेड वॉर है ये इंडिया को ज़्यादा हर्ट करेगा एज़ कम्पेयर टू चाइना। थर्डली, ऐसा जो शॉक रहेगा कि सारे चाइनीज़ प्रोडक्ट को बैन कर देना, मोस्ट पुअरली टाइम्ड सिंस इंडियन इकोनॉमी ऑलरेडी यहाँ पर वीकर पॉइंट पे चल रही है। तो इंडिया को ज़रूरत है कि भैया यहाँ पर चाइना के जो प्रोडक्ट्स है उसका यहाँ पर ये करके इस्तेमाल करके फ़ायदा उठाकर आप यहाँ पर जो इंडियन मार्केट है उसे स्ट्रांग बना दो, है ना।
तो ये चीज़ हमें यहाँ पर देख, क्योंकि ऑलरेडी हमारा कॉन्ट्रैक्शन पे चल रहा है ना, तो ऐसे सिनारियो में हम यहाँ पर और ज़्यादा महंगी चीज़ें लेकर हमारे डोमेस्टिक मार्केट को हम ख़त्म नहीं कर सकते हैं। तो ये चीज़ हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो आपका क्या बोलना है ये भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। चलिए नेक्स्ट चीज़ पर बढ़ते हैं। यहाँ पर हम शॉर्ट में देख लेंगे, क्योंकि यहाँ पर एग्जाम पर्सपेक्टिव से जानने के लिए ज़्यादा नहीं है, थोड़ी बहुत जो चीज़ें हैं आर्टिकल्स है वो समझना यहाँ पर ज़रूरी है, जो आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। बेसिकली बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर निकल रही है कि इंडियन मिलिट्री को, इंडियन सोल्जर्स को आपने यहाँ पर बिना आर्म्स के क्यों भेज दिया, मरने के लिए भेज दिया क्या, इस तरीके से बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं। तो यहाँ पर है कि जितने भी ट्रूप्स यहाँ पर ऑन बॉर्डर ड्यूटी थे हमेशा आर्म्स कैरी करते हैं, स्पेशली जब वो पोस्ट को लीव करते हैं। ये गालवान वैली अगर देखा जाए 15 जून को जो यहाँ पर हुआ है, तो यहाँ पर लॉन्ग स्टैंडिंग प्रैक्टिस एज पर 1996 और 2005 का अग्रीमेंट हमें देखने को मिलता है, नॉट टू यूज़ फायर आर्म ड्यूरिंग फेस ऑफ। मतलब यहाँ पर एक जो अग्रीमेंट हमें देखने को मिला था उसके तहत जो आर्म्स है वह फायर मत कीजिए, जो भी चीज़ें पीसफुल मीन से सॉर्ट करने की कोशिश कीजिए। प्रोटोकॉल यहाँ पर रेफ़र किया गया है जिसके तहत कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर लिए जाते हैं, जिसमें मिलिट्री फील्ड जो है अलॉन्ग द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल इंडिया चाइना बॉर्डर एरिया पर, वहाँ पर आप एनिमेशंस आर्म्स जो होते हैं मतलब ब्लास्ट मत कीजिए, कुछ मत कीजिए, हजार्डस केमिकल्स का इस्तेमाल मत कीजिए। यह हमें यहाँ पर देखने को मिलता है आर्टिकल 61 ऑफ 1996 एक्ट अग्रीमेंट। इसके तहत क्या है देखिए, with a view of preventing dangerous military activities along the line of actual control in India-China border area, neither side shall open fire, cause biodegradation, use hazardous chemical, conduct blast operation or hunt with guns or explosive within 2 kilometers from the line of actual control। मतलब यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, आर्टिकल 6 जो है 1, ये आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है, ये किसके बारे में बात कर रहा है। तो ये जो है ये अग्रीमेंट, इसके तहत क्या है कि कोई भी साइड, इंडिया हो चाइना हो, कोई भी साइड यहाँ पर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो है वहाँ पर ओपन फायर नहीं कर सकती है, बायोडिग्रेडेशन नहीं कर सकती है, हजार्डस केमिकल का इस्तेमाल नहीं कर सकती है, ब्लास्ट नहीं कर सकती है, कुछ भी नहीं कर सकती है विद इन 2 किलोमीटर फ्रॉम द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। अब यहाँ पर जो 6(4) है, क्लॉज 4 है, उसमें भी बात की गई है। करंट इंस्टेंस में ये ज़्यादा अप्लीकेबल होता है। इसमें क्या बोला गया है कि इफ़ द बॉर्डर पर्सनल ऑफ द 2 साइड्स कम इन फेस टू फेस सिचुएशन ड्यूरिंग द डिफरेंस, ड्यू टू डिफरेंस, मतलब यहाँ पर क्या है कि दोनों साइड के जो सोल्जर्स अगर फेस टू फेस आ जाते हैं कुछ डिफरेंसेस की वजह से, जो हम यहाँ पर फेस ऑफ बोल रहे हैं, अगर उसमें आ जाते हैं तो ऐसे सिनारियो में क्या होगा, ऐसे सिनारियो में यहाँ पर दे शैल एक्सरसाइज सेल्फ रिस्ट्रेंट एंड टेक ऑल नेसेसरी स्टेप्स टू अवॉइड एन एस्केलेशन ऑफ द सिचुएशन। मतलब यहाँ पर क्या है कि जो उनको नेसेसरी स्टेप्स लेने हैं वो ले सकते हैं, ठीक है। इमीडिएट कंसल्टेशन में यहाँ पर जाना चाहिए डिप्लोमेटिक और अवेलेबल जो भी चैनल्स होंगे उसके थ्रू। लेकिन 1996 का अग्रीमेंट जो है ये यहाँ पर ये भी आर्टिकल देता है जिसमें फुल इम्प्लीमेंटेशन जो है इस प्रोविज़न का वो देखने को मिलता है, डिपेंड करेगा दोनों साइड पर, और यहाँ पर कॉमन अंडरस्टैंडिंग जो है वो रहनी चाहिए। दोनों साइड यहाँ पर बाउंड्री क्वेश्चन जो है वो रिजॉल्व करने चाहिए पीसफुल और फ्रेंडली कंसल्टेशन के साथ। ये चीज़ हमें यहाँ पर देखने को मिलती है, कोई भी यहाँ पर एक दूसरे को थ्रेटन नहीं करना चाहिए, तो ये यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। तो अगर यहाँ पर फायरिंग होती है तो फिर इस अग्रीमेंट का उल्लंघन जो है वो देखने को मिलता है। और इसी के चलते मोस्टली क्या होता है, मोस्टली हमें देखने को मिलता है कि फायरिंग नहीं होती है, जो गन्स है उसका इस्तेमाल नहीं होता है, लेकिन सोल्जर जो है वो मोस्टली क्या करते हैं, जो बाकी पत्थर बोलिए ये सब बोलिए इसका इस्तेमाल करते हैं, जिससे कि इस अग्रीमेंट का भी उल्लंघन ना हो और उनका जो फेस ऑफ है वो भी हो जाए। तो इसलिए हमें बहुत बार देखने को मिलता है कि स्टोन जो है वो फेंके गए, ये सब हुआ गया। लेकिन इस बार जो सिचुएशन थी वो बहुत ख़राब थी, क्योंकि इस बार जो नोकीली चीज़ें हैं उसका यहाँ पर इस्तेमाल किया गया और प्री प्लान था, पहले से यहाँ पर प्लानिंग की गई थी। तो इसीलिए अब जो आर्म्स एनिमेशंस नहीं लेकिन बाकी जो चीज़ें हैं उसका यहाँ पर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल देखा जा रहा है। पर देखिए जो किलिंग है वो यहाँ पर क्वेश्चन पुटअप कर रही है कि यहाँ पर जो एंगेजमेंट्स हैं यहाँ पर दोनों आर्मीज़ के बीच में, उसे किस तरीके से सामने लेकर जाना है। मतलब हम यहाँ पर अग्रीमेंट कर रहे हैं पीसफुली के लिए, मतलब आप आर्म्स एनिमेशंस इस्तेमाल नहीं कर सकते हो, जो आप बायोडिग्रेडेबल इस्तेमाल नहीं कर सकते हो, आप बॉम्ब्स का इस्तेमाल नहीं कर सकते हो। क्यों नहीं कर सकते हो? क्योंकि यहाँ पर हमें पीसफुल तरीके से रहना है। लेकिन आप उसका इस्तेमाल ना करते हो, दूसरी चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे हो जिससे ये वायलेंस हो रहा है, तो फिर मतलब क्या है इस अग्रीमेंट का, है ना, फिर मतलब क्या है। तो ये हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। काफ़ी सारे जो हमारे जवान हैं वो शहीद हुए हैं और जो चाइनीज़ सोल्जर्स हैं उनकी भी मौत जो है वो हमें देखने को मिली है। तो इस तरीके से हमें सिनारियो जो है वो देखने को मिल रहा है। तो अब इसे देखना बहुत ज़रूरी है, इस अग्रीमेंट को यहाँ पर रिवाइव करना ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो इंडिया चाइना स्टैंड ऑफ जो है, यहाँ पर आप देखिए इंडिया चाइना ट्रीटीज़ और अग्रीमेंट, यहाँ पर हमें शिमला कन्वेंशन देखने को मिलता है, मैकमोहन लाइन 1993 में अग्रीमेंट ऑफ पीस एंड ट्रैंक्विलिटी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के वहाँ पर देखने को मिलती है। 1996 में अग्रीमेंट ऑन कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर एंड मिलिट्री फील्ड देखने को मिलता है, जो इस अग्रीमेंट की अभी हम बात कर रहे हैं।
2005 में अग्रीमेंट ऑन सेटलमेंट बाउंड्री क्वेश्चंस के बारे में बात कर रहा है। 2012 में अग्रीमेंट ऑन वर्किंग मैकेनिज्म फॉर कंसल्टेशन एंड कोऑर्डिनेशन। 2013 में बॉर्डर डिफेंस एंड कोऑपरेशन अग्रीमेंट, ये हमें देखने को मिलता है। यहाँ पर आप देख सकते हो 1962 में अक्साई चीन, है ना। यहाँ पर 2013 उधर जो दौलत बेग ओल्डी यहाँ पर लद्दाख सेक्टर है, उसी के साथ यहाँ पर चुबू लद्दाख सेक्टर है। 2016 में डेमचोक लद्दाख सेक्टर। तो ये सारे प्रॉब्लम्स हमें देखने को, ये मैकमोहन लाइन आप यहाँ पर देख सकते हो। तो ये पूरा डिस्प्यूटेड एरिया जो है हमें देखने को मिलता है अलग अलग जगहों का, है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसी के साथ इंडिया भूटान ट्रीटीज़ जो है वो भी हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। इंडिया चाइना ट्रीटीज़ अग्रीमेंट, ये सारे ट्रीटीज़ अग्रीमेंट जो है ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपको ऐसे एग्जाम में जो है इस तरीके से पूछा जा सकता है। 2017 में हमें डोकलाम जो स्टैंड ऑफ है वो देखने को मिला था, है ना। यहाँ पर आप देख सकते हो डोकलाम स्टैंड ऑफ जो है वो देखने को मिला था। तो इस तरीके से कंटिन्यूसली जो डिस्प्यूट्स हैं वो कंटिन्यूसली चलते रहते हैं। तो इन अग्रीमेंट्स का कुछ फ़ायदा हो रहा है नहीं हो रहा है ये कुछ हम बोल नहीं सकते। नेक्स्ट यहाँ पर आता है बीजिंग शुड नोट। यहाँ पर बेसिकली बात क्या की जा रही है, इंपेरियल जापान, नाजी जर्मनी बिलीव दे वर अनस्टॉपेबल टू, है ना। चाइना जो है इज़ नॉट द फर्स्ट पावर जिसने यहाँ पर इस तरीके की जो हरकत है वो करने की कोशिश की है। मतलब बेसिकली यहाँ पर बात की जा रही है जो कम्युनिस्ट है उसके बारे में। तो यहाँ पर आप देखिए इंडिया जो है वो यहाँ पर उसे टिपिंग पॉइंट पर पुश कर दिया है। इंडिया जो है वो हार्ड वोन ट्रस्ट जो यहाँ पर है वर्ल्ड सिनारियो में वो लूज़ कर रही है। सेकेंड मोस्ट पॉपुलस नेशन हमें देखने को मिलता है, उसका ट्रस्ट रहना पूरे वर्ल्ड में बहुत ज़रूरी है। लेकिन अभी जो सिचुएशंस हो रही है, कोरोना वायरस बोलिए, उसी के साथ जो यहाँ पर फेस ऑफ करने की कोशिश की जा रही है, इसकी वजह से उसका जो भरोसा है वो यहाँ पर निकलता जा रहा है पूरे वर्ल्ड में, इंडिया ही नहीं पूरे वर्ल्ड में। अब यहाँ पर इंडिया जो है 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, लेकिन 1/5 साइज है ऑफ चाइना के। 5th यहाँ पर कंट्री हमें देखने को मिल रही है 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी, लेकिन 1/5 है अभी भी किसके, चाइना के। बीजिंग जो है वो काफ़ी पावरफुल अपना पावर जो है वो यहाँ पर थोपने की कोशिश कर रहा है। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो किस तरीके के थॉट चल रहे हैं, तो यहाँ पर बोला जाता है कि चाइना जो है कम्युनिस्ट की तरफ जा रहा है, चाइना जो है मार्क्सिज्म इकोनॉमी जो है वो इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा है ना। तो यहाँ पर जो है वो मतलब एक विक्ट्री स्थापित करने की कोशिश कर रहा है वेस्टर्न साइड में जो कैपिटलिज्म चलता है उसके इस पर। तो क्या ये कितना सही हो सकता है। तो यहाँ पर कम्युनिज्म जो है वो फेल हो गया है ऐसा यहाँ पर बोला जा रहा है। कम्युनिज्म जिसके बलबूते पर चाइना जो है वो चलता है वो फेल हो गया है ऐसा यहाँ पर बोला जा रहा है। क्यों बोला जा रहा है, तो यहाँ पर देखिए आप जो सिटीजन्स है वो ज़्यादा प्रॉफिट के पीछे भाग रहे हैं किसी भी तरीके से। मतलब प्लास्टिक के चावल बेचना, जो प्लास्टिक के अंडे हैं वो बेचना, जो भी चीज़ें आ रही है चाइना की, इस पर आप भरोसा नहीं कर सकते हो प्रोडक्ट्स पर। तो ये प्रॉफिट मेकिंग पर जा रहे हैं, प्रॉफिट इंसेंटिव जो उस पर जा रहे हैं। तो जहाँ प्रॉफिट पर जा रहा है तो बट ऑब्वियसली कम्युनिज्म जो है क्या वो सक्सेसफुल हो पा रहा है, बिल्कुल नहीं हो पा रहा है। उसी के साथ सेकेंड रीज़न जो है कम्युनिज्म फेलियर का वो है कि सिस्टम एंड इनएफिशिएंसीज, जैसे कि सेंट्रलाइज प्लानिंग पूरा का पूरा होता है ना। प्लानिंग जो है उसको यहाँ पर एक अनार्मस अमाउंट ऑफ डाटा जो है वो चाहिए होता है, लेकिन वो पूरा छुपा रहे हैं, ये सारी चीज़ें कर रहे हैं। तो हम ये नहीं बोल सकते कम्युनिज्म जो है वहाँ पर सक्सेसफुल हो पा रहा है। अब ये सारे जो प्रोजेक्ट्स है ये प्लान सेंट्रली हो रहे हैं, उसी के साथ साथ ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स है और यहाँ पर जो डाटा है उसमें भी काफ़ी एरर हमें देखने को मिलता है। तो कहाँ का यहाँ पर कम्युनिज्म जो है वो सक्सेसफुल हो रहा है। कम्युनलिज्म अगर आप देखोगे तो ये इकोनॉमिक आइडियोलॉजी है जो एडवोकेट करती है क्लासलेस सोसाइटी को। मतलब यहाँ पर कोई भी अमीर गरीब ये सब नहीं रहेंगे, सब कुछ समान रहेंगे। मतलब सरकार जो है वो अपने हाथ में सब कुछ रखेगी और यहाँ पर इसको भी उतने ही पैसे देगी, उसको भी उतने ही पैसे देगी। अब देखिए हमने जब यहाँ पर जो पॉलिटिकल लेक्चर्स है MM अकेडमी ऐप पर, उसमें मैंने आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाया था। उसी के साथ साथ जब हम एथिक्स देख रहे हैं उसमें भी ये सारी चीज़ें जो है आने वाली है। कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी जो है वो डेवलप की गई थी कार्ल मार्क्स के द्वारा, ठीक है, कैपिटलिस्ट के जो है उसके अगेंस्ट में ही की गई थी। और प्रोमिनेंट एग्जाम्पल अगर हम देखें सोवियत यूनियन, चाइना जो है वो हमें देखने को मिलते हैं। अब यहाँ पर सोवियत यूनियन जो कोलैप्स हो गया था 1991 में, पूरी की पूरी कंट्री कम्युनिस्ट बलबूते पर रहना ये काफ़ी मुश्किल देखने को मिलता है। अब चाइना जो उसमें कम्युनिज्म जो है वो फेल हो गया है, इस बलबूते पर हम बोल सकते हैं। तो अगर आपको मेंस में बोला जाए तो ये पॉइंट जो आप लिख सकते हो कि कम्युनिज्म वहाँ पर स्प्रेड हो रहा है या फिर वो फेल हो गया है। अब यहाँ पर नेक्स्ट आता है कि डोंट ग्रूड अ नर्स। यहाँ पर बेसिकली क्या है, कंपैशन के बारे में बात की जा रही है। अब देखिए ये पूरा आर्टिकल मैंने यहाँ पर लिया क्यों है, क्योंकि मैं को आपको जो कंपैशन है उसका मतलब यहाँ पर आपको समझाना था। अब बेसिकली आप देखोगे कंपैशन मतलब संवेदना सूचक, ये हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। अब देखिए एथिक्स का जो लेक्चर्स है, एथिक्स के लेक्चर, उसमें मैंने आपको डिटेल में सारी चीज़ें समझाई हुई है। मतलब जो एम्पैथी है उसका मतलब क्या है, जो सिंपैथी है उसका मतलब क्या है, जो कंपैशन है उसका मतलब क्या है। तो ये सारे जो टर्म्स है, ये सारी जो टर्मिनोलॉजीज़ है एथिक्स के लेक्चर में हम पूरी कवर कर रहे हैं जो MM अकेडमी ऐप पर चल रहा है। तो ऐसे सिनारियो में यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर कंपैशन जो है वो ट्रीट करने की बात की जा रही है। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो
जो नर्सेस है, जो डॉक्टर्स है, उनका यहाँ पर काफ़ी प्रॉब्लम्स भी आ रहे हैं। जैसे कि यहाँ पर क्या हो रहा है, नर्सेस इन पीपी कैनॉट टेक एनी ब्रेक्स, कोई भी ब्रेक यहाँ पर नहीं जा पा रहे हैं, जो टॉयलेट जो है वहाँ भी नहीं जा पा रहे हैं। तो यहाँ पर काफ़ी प्रॉब्लम हो रहे हैं, है ना। मतलब उनको यहाँ पर इतना खतरा है कि उनको यहाँ पर कोरोना वायरस हो सकता है, ये सारी प्रॉब्लम्स हो रही है। उसी के साथ साथ सोल्यूशन क्या है, इज़ दे आर फिजिकली सिक्योर एंड फील एडिक्वेटली कंपेंसेटेड। यहाँ पर कंपेंसेट जो है वो यहाँ पर रहना चाहिए वो, और उसी के साथ साथ यहाँ पर जो फिजिकली सिक्योर्ड फील करना चाहिए फॉर हायर इज जॉब दैट आर परफॉर्मिंग, जो परफॉर्म कर रहे हैं उसके लिए। नेक्स्ट यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि माइग्रेंट वर्कर जो उनको यहाँ पर किसकी ज़रूरत है। माइग्रेंट वर्कर अगर आप देखोगे इंडिया में 5 ईयर प्लान डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर माइग्रेशन के लिए बात करता है। उसी के साथ साथ यहाँ पर माइग्रेशन जो है काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। अब देखिए मैं आपको बेसिकली शॉर्ट में क्यों बताता हूँ, क्योंकि हमने बहुत सारी चीज़ें माइग्रेंट वर्कर्स के बारे में ऑलरेडी कवर किए हुए हैं। बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी माइग्रेंट वर्कर्स के बारे में कवर की है, बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी जो डॉक्टर्स हैं, नर्सेस हैं, उनके बारे में कवर की हुई है। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे इंडिया में, तो इंडिया में माइग्रेशन काफ़ी ज़्यादा चल रहा है कोविड की वजह से, क्योंकि जहाँ पर भी वो माइग्रेट होकर गए थे तो वहाँ पर अब उनको काम मिलना बंद हो गया है, पैसे मिलना बंद हो गए, तो रिवर्स माइग्रेशन हमको देखने को मिल रहा है। अब जो वापस जा रहे हैं उनके पास कोई काम नहीं है, तो हमने देखा हुआ है कि मनरेगा जो है वो यहाँ पर उनको उसके तहत काम दिया जाना चाहिए। फाइनेंस मिनिस्टर सेकेंड प्रेस कॉन्फ्रेंस मई 14 को उन्होंने फोकस किया था माइग्रेंट वर्कर पर, स्मॉल फार्मर पर, स्ट्रीट वेंडर्स पर। उन्होंने यहाँ पर 30,000 करोड़ जो है नाबार्ड के थ्रू अनाउंस किए थे। अब यहाँ पर इशू क्या है माइग्रेंट वर्कर्स का, कि उनको यहाँ पर स्पीडी और इफेक्टिव रिस्पॉन्स जो है वो मिलना चाहिए। बहुत सारे माइग्रेंट वर्कर जो है उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, कि काम नहीं है, कुछ नहीं है। हमने देखा है जो सोनिया गांधी का हमने आर्टिकल देखा था, उसमें भी हमने देखा था कि सोनिया गांधी ने कहा था मनरेगा जो उसके तहत यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा जो रिवर्स माइग्रेशन हुआ है उनको वहाँ पर काम दिया जाए। तो यही चीज़ हमें यहाँ पर देखने को मिलती है कि यहाँ पर नेशनल लीगल रेगुलेटरी फ्रेमवर्क जो है यहाँ पर स्थापित किया जाए, माइग्रेंट लेबरर के लिए रिहेबिलिटेशन फार्मूला जो है वो सेटअप किया जाए, सोशल लीगल जो इश्यूज़ हैं वो यहाँ पर सॉर्ट आउट किए जाए। उसी के साथ साथ यहाँ पर जो भी चीज़ें हैं उसे एक्सपांड किया जाए, जिससे कि क्या होगा, माइग्रेंट वर्कर की हेल्प कर सकते हैं। तो ये चीज़ें हमें एक्स्ट्रा चीज़ें देखने को मिलती है, बाकी जो चीज़ें हमने ऑलरेडी कवर की हुई है। तो आप मेंस आंसर राइटिंग जो उसमें ये चीज़ें ऐड करते रहिए। जो इश्यूज़ है, देखिए इश्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं एक सेपरेट वीडियो लेकर आऊँगा जिसमें मेंस रिलेटेड इश्यूज़, माइग्रेंट वर्कर का इशू बहुत इंपॉर्टेंट है, डॉक्टर्स नर्सेस का इशू बहुत इंपॉर्टेंट है, उसी के साथ साथ जो यहाँ पर बिजनेसमैन है उनका इशूज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये जो इश्यूज़ है पर्टिकुलरली इसमें आप पॉइंट्स ऐड करते रहिए। यहाँ पर आप देखोगे नाबार्ड का जिक्र किया गया, तो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के तौर पर हेडक्वार्टर मुंबई में देखने को मिलता है, प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ सकता है। एजेंसी हर्ष कुमार चेयरमैन, पर्पस क्या है कि यहाँ पर असिस्टेंस प्रोवाइड किया जाए, पॉवर्टी रिडक्शन किया जाए। नाबार्ड आया था 12 जुलाई 1982 को, जिससे कि एग्रीकल्चर क्रेडिट फंक्शनिंग जो उसे ट्रांसफ़र यहाँ पर किया जाए ऑफ आरबीआई एंड रिफाइनेंस फाइनेंस फंक्शनिंग, ठीक है। उसी के साथ साथ यहाँ पर क्या है कि वो क्या कर सके, जो भी यहाँ पर इश्यूज़ होते हैं इंडिया में उसे यहाँ पर सॉर्ट कर सके, खासकर जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। यहाँ पर है अ रिवर्क्ड लैंडस्केप, यहाँ पर क्या है कि न्यू फ्रेमवर्क एम्प्लॉयमेंट की बात की जा रही है। अब यहाँ पर आप देखिए करंट क्राइसिस जो चल रहे हैं वो यहाँ पर अलग अलग लेवल पर सोशल प्रोटेक्शन जो उसके लेवल पर बात करना चाहिए। ऑलरेडी हमने देखा हुआ है हमारे यहाँ पर क्या है, मोस्ट ऑफ द इकोनॉमी 90% ऑफ द इकोनॉमी जो है इनफॉर्मल सेक्टर में चलती है, मतलब जहाँ पर सरकार के पास कोई डाटा ही अवेलेबल नहीं है। तो यहाँ पर क्या है, जो इनफॉर्मल इकोनॉमी चलती है उसमें सोशल प्रोटेक्शन मिलता है क्या? बिल्कुल नहीं मिलता है। तो सोशल प्रोटेक्शन जो है वो यहाँ पर सेफगार्ड किया जाना चाहिए, जिसमें आपको वेज प्रोटेक्शन मिलता है, जिसमें आपको हेल्थ बेनिफिट्स मिलते हैं, जिसमें आपको सेफ्टी एश्योरेंस मिलता है, ये यहाँ पर दिया जाना चाहिए। और अब यहाँ पर बहुत ज़रूरी है कि आप डिलीवरी, जो जोमेटो के डिलीवरी बॉयज़ है, जो उबेर के ड्राइवर्स है, जो गीग इकोनॉमी में काम करते हैं, गीग वर्ल्ड में काम करते हैं, कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पर काम करते हैं, उनको यहाँ पर सिक्योरिटी मिलती है क्या? एश्योरेंस मिलता है क्या? बिल्कुल नहीं मिलता है ना। तो ये यहाँ पर दिया जाना बहुत ज़रूरी है कि जब भी आप हायर कर रहे हो तो ये एश्योरेंस जो है आप दे दो, जिससे कि क्या होगा कि ऐसी अगर सिचुएशन आती है, कोविड जैसी सिचुएशन आती है, तो उससे लड़ने के लिए ये सक्षम रहे। पोस्ट कोविड वर्ल्ड यहाँ पर रीडिफाइन करना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर टेक्नोलॉजी ऑफिसर्स यहाँ पर एडिक्वेट सॉल्यूशंस प्रोवाइड करना चाहिए। यहाँ पर ग्रेटर प्रोडक्टिविटी के लिए फ्लेक्सिबिलिटी जो है उसकी भी यहाँ पर ज़रूरत हमें देखने को मिलती है। जो यहाँ पर गीग इकोनॉमी में घर से काम कर रहे हैं उनको सिक्योरिटी की ज़रूरत है। अब यहाँ पर अगर आप देखो, कर्नाटका गवर्नमेंट इनफैक्ट रिपोर्टेडली कमेंस डिलिब्रेशन फॉर इंट्रोड्यूसिंग न्यू लेबर लेजिस्लेशंस, है ना, जो गीग इकोनॉमी पर फोकस कर रहे हैं। तो इस तरीके से जो गीग इकोनॉमी मतलब क्या है, कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पर जो काम कर रहे हैं कि मतलब ठीक है आपको इतना काम करना है, उसके बाद आपको इतना पैसा इसका मिल जाएगा, ठीक है वो काम हो गया ख़त्म। लेकिन फॉर्मल इकोनॉमी क्या होती है कि भैया ये काम करता रहेगा, है ना, ये कंपनी में काम करता रहेगा। ये चीज़ हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। तो इसीलिए यहाँ पर क्या है, जेंडर जो है ये भी एक क्रूशियल डायमेंशन है।
डिजिटल लेबर मार्केट में यहाँ पर गर्ल्स का रो एनरोलमेंट जो है वो हमें देखने को मिलता है। ग्रेट अपॉर्चुनिटीज़ नई इकोनॉमी में आए जानी चाहिए, इसीलिए गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर जो है उनको यहाँ पर कोलैबोरेट करना चाहिए। बाकी भी जो एकेडमिया है, एडुकेट सेफगार्ड यहाँ पर बिल्ड करना चाहिए। ये जो यहाँ पर परफेक्ट स्टॉर्म है, इसमें बेसिकली क्या है, मेंटल हेल्थ के बारे में बात की गई है। अब मेंटल हेल्थ ये कंपाउंडिंग इफेक्ट होता है। मतलब कंपाउंडिंग इफेक्ट मतलब कैसा कि फॉर एग्जांपल समझ लीजिए कि आप प्रॉपरली आपके अकॉर्डिंग चीज़ें नहीं हो रही तो आप डिप्रेस्ड हो रहे हो। अब डिप्रेस्ड हो रहे हो तो आप बट ऑब्वियसली इफिशिएंसी आपकी कम हो जाएगी, मतलब फिर से आप काम नहीं कर पाओगे। मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है कि आप काम नहीं कर पा रहे हो इसलिए डिप्रेस्ड हो रहे हो, और फिर काम नहीं हो पा रहा है और डिप्रेशन जो है बढ़ता जा रहा है, तो कंपाउंडिंग इफेक्ट होता है। तो इसमें 4 चीज़ें जो है इस आर्टिकल के थ्रू बताई गई है। पहली ये है कि फर्स्ट अवेयर रहना चाहिए आपको, आपकी मेंटल हेल्थ को एक्नॉलेज करना चाहिए। हम क्या करते हैं, एक्नॉलेज ही नहीं करते हैं। एक्नॉलेज करना बहुत ज़रूरी है। जितना आप फिजिकल हेल्थ को एक्नॉलेज करते हो उतना ही आपको आपकी मेंटल हेल्थ को भी एक्नॉलेज करना पड़ेगा। फिर दूसरा यहाँ पर आता है कि आपको किससे बात करना पड़ेगा जिससे कि आप कंफर्टेबल हो कि भैया मेरे को ऐसा लग रहा है, ऐसा हो रहा है। मेरे को एक चीज़ बहुत अच्छी लगी, जो आशीष चंचलानी है जो वाइन्स बनाता है यूट्यूब पर, उसने खुल के सामने बोला कि मैं कुछ दिनों से काफ़ी डिस्टर्ब्ड हूँ, तो इसलिए मेरे को आप लोगों की ज़रूरत है। उसने सीधा बोला कि मुझे शर्म की बिल्कुल बात नहीं है, मुझे आप लोगों की ज़रूरत है और इसलिए आप मेरे साथ अच्छी अच्छी बातें कीजिए। ये उसने खुल के बोला है। तो इस तरीके से हमें खुलकर बात करनी चाहिए, हमें शर्माना नहीं चाहिए। तीसरी चीज़ ये है कि यहाँ पर हमें केयर देनी चाहिए। मतलब क्या होता है कि जब भी हम डिप्रेस फील करते हैं, अगर हमारी कोई तारीफ़ कर दे तो हमें बड़ा अच्छा लगता है। तो इसीलिए क्या है कि अगर हम केयर करते हैं किसी के साथ अच्छा करते हैं, तो फिर क्या होगा, लोग हमारी तारीफ़ करेंगे और इससे क्या होगा, इससे हम थोड़ा बहुत अच्छा महसूस करेंगे। और फाइनली यहाँ पर क्या है, जो कंसल्ट है वो किया जाए, साइकियाट्रिस्ट के साथ कंसल्ट किया जाए, लोग जो उनके साथ कंसल्ट किया जाए, जिससे कि हम इससे बच सकते हैं। तो 4 चीज़ें जो हमेशा ध्यान में रखिए आप, इससे क्या होगा, हमारी मेंटल हेल्थ जो है उस पर हम ध्यान दे पाएंगे। पर हमारा जो लेक्चर है वो खत्म होता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो शेयर ज़रूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।